कि अगर आप चाहते हैं कि कम लागत में अच्छी खेती करें और अच्छा मुनाफा कमाएं, प्रति हेक्टेयर के अगर दर से देखा, प्रति एकड़ के दर से देखा जाए तो कम से कम 40 से 45 हजार रुपए का मुनाफा आपको जो है 3 से 4 महीने के अंदर में मिल जाता है। तो इसलिए किसान इसकी खेती कर सकते हैं। आपने सरसों की खेती की होगी, सोयाबीन की खेती की होगी, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सूरजमुखी के बारे में। तो इसकी खेती कैसे होती है, कैसे इसके बारे में क्या क्या करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस आज हमारे साथ एक सर जुड़ रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि इसके बारे में क्या क्या हमें करना चाहिए। तो चलिए सर के पास चलते हैं। सर, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम डॉक्टर सैयद मोहम्मद कतादा है। मैं रमा यूनिवर्सिटी के कृषि में अनुवंशिकी विभाग में मैं पढ़ाता हूं और ये जो है सूरजमुखी का फसल जो है यहाँ पे लगा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में कई तिलहनी फसल की खेती की जाती है और मुख्यतः यहाँ पे सरसों और सोयाबीन की खेती ज्यादा किया जाता है। लेकिन हम आपको ये बताते चले कि सनफ्लावर की खेती ये बहुत ही मुनाफे वाली खेती है। इसमें सबसे फायदे की बात यह है कि अगर किसान भाई इसकी खेती अगर करते हैं तो उनको कम समय में अच्छा मुनाफा इनको मिल सकता है। ये एक ऐसा फसल है जिसमें खरपतवार का नियंत्रण हो या फिर कीट पतंगों का नियंत्रण हो या फिर क्रॉप के अंदर में जो है और भी किसी प्रकार की जो इनपुट लगाने की जो आवश्यकता पड़ती है वो और फसल के तुलना में और तिलहनी फसल के तुलना में कम है। सूरजमुखी की खेती के लिए सर किसानों के लिए आप कौन सी मिट्टी सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो इसकी खेती लगभग जो है सभी मिट्टी में जो है किया जाता है। आप नवीन जलोढ़ मिट्टी में भी कर सकते हैं, जलोढ़ मिट्टी में भी किया जा सकता है, काली मिट्टी में भी कर सकते हैं, बलुआही मिट्टी में भी कर सकते हैं। लेकिन जो एल्यूवियल सॉइल होता है, जो दोमट मिट्टी होती है खास करके जो हमारे उत्तर प्रदेश के इलाके में जो गंगा के क्षेत्र में पाई जाती है या फिर जो आपका जो महाराष्ट्र के इलाके में या गुजरात के इलाके में जो पाई जाने वाली मिट्टी है उसके में इसकी खेती जो है बहुत ही उपयुक्त रहती है। वैसे आप किसी प्रकार के मिट्टी में अगर आप इसकी खेती करें तो इसकी उपज क्षमता पे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। सर, सरसों की बुआई तो हमें पता है कि कैसे करते हैं, लेकिन इस सूरजमुखी की बुआई करने का क्या तरीका होता है, इसके बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। देखिए, सूरजमुखी की बुआई जो है, एक तो पहली बात तो यह है कि इसकी बुआई आप समतल भूमि पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम खरीफ की फसल लेते हैं तो उसमें हम लोग इसकी मेड़ पे बुआई करते हैं। अच्छा। तो आप इसकी बुआई चाहे तो आप जो है हाथ से भी कर सकते हैं या आप सीड ड्रिल से भी आप जो है इसकी बुआई कर सकते हैं। बस इतना आपको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि कम से कम आपको जो है आधा फीट की दूरी रखना है पौधे से पौधे की और 2 फीट की दूरी रखना है आपको जो है प्लांट से प्लांट। तो सर ये और अगर आपकी वैरायटी जो आपने लगाया है वो देसी है, संकर अगर प्रजाति नहीं लगाया है आपने, तो जो आपकी जो कतार की जो दूरी है ये 1.5 फीट भी आप जो है कर सकते हैं। तो सर ये दूरी क्यों जरूरी है, क्यों रखनी चाहिए? दूरी इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका पौधे में जो है फैलाव बहुत होता है और उसके वजह से अगर से इसके में पौधे की अगर संख्या और अगर पौधे का घनत्व अगर बढ़ जाता है तो इसका अच्छी प्रकार से इसके अंदर में जो है फ्रूटिंग नहीं हो पाती है। पौधा जो है अच्छी तरीके से जो है उपज क्षमता पूरी तरीके से नहीं देता है, इसलिए उचित दूरी का होना आवश्यक है। अगर उचित दूरी पर अगर किसान भाई इसकी अगर से बुआई करते हैं तो पौधे जो है मजबूत होंगे, उनके अंदर में लगने वाला जो फूल होता है वो मेन होता है क्योंकि उसी पुष्प के अंदर ही बीज को बनना होता है, तो वो बीज जो है अच्छा और बोल्ड बिल्कुल बढ़िया बीज उसके में तैयार होता है। और अगर ये दूरी कम कर दिया जाए तो जो बीज की मात्रा है वो घट जाती है, इसके उपज क्षमता के ऊपर असर पड़ता है। और सर इसके लिए बीज कौन सा बेस्ट रहता है, कौन सी वैरायटी हमें चूज करनी चाहिए? देखिए, ये सनफ्लावर के अंदर में दोनों प्रकार की प्रजाति जो है मार्केट में उपलब्ध है। देसी प्रजाति भी होती है, संकुल प्रजाति भी होती है और संकर प्रजाति भी है। जैसे अगर आप संकर प्रजाति की बात करें तो इसके अंदर में जो है मॉडर्न सूर्या भी है, इसके अलावा इसके में जो है एक पायनियर का आता है, VLS 1 करके भी आता है और भी बहुत सारी प्रजातियां उपलब्ध है। तो आप प्रजाति का चयन जो है अपना आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बीज दर की बात किया जाए तो अगर आप संकर प्रजाति की अगर आप बुआई कर रहे हैं तो आपको जो है प्रति हेक्टेयर बीज दर जो है देसी की तुलना में कम पड़ता है और संकर में जो है थोड़ा जो है आपका पौधा जो है बड़ा होता है, उसके अंदर से बीज की मात्रा जो है ज्यादा प्राप्त होती है। तो मैं तो किसान भाइयों को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सनफ्लावर की खेती करते हैं तो आप संकर प्रजाति की ही खेती करें, उससे आपको मुनाफा ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होगा। बीज लगाने के बाद सर पौधा कितने दिन में निकलना शुरू हो जाता है और इसमें सिंचाई कितने बार करनी होती है, ये बताइए कुछ। देखिए, इसमें बुआई के बाद लगभग 1 हफ्ते के अंदर में
जी। 1 हफ्ते के अंदर में पूरी तरीके से जो है बीज का अंकुरण हो जाता है। ओके। और प्रथम जो इसके अंदर में जो सिंचाई है वो बुआई बीज के जन्मने के 20 दिन के बाद प्रथम सिंचाई करना चाहिए, जिससे कि पौधा आपका अच्छी तरीके से जो है तैयार हो जाए, एस्टेब्लिश हो जाए। और उसके बाद इसके में कम से कम 2 से 3 इरिगेशन की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा। एक इरिगेशन 20 दिन के बाद, दूसरा इरिगेशन जब पौधा का वेजिटेटिव स्टेज बढ़वार जब शुरू हो जाता है तब, और तीसरा आपको इरिगेशन चाहिए इसके अंदर में जब पुष्प आने लगता है, पुष्पण के समय, क्योंकि अगर वो बहुत क्रिटिकल स्टेज होता है, अगर किसान भाई उस समय इरिगेशन अगर नहीं करते हैं तो उसमें जो बीज की मात्रा होती है वो घट जाती है और बीज जो होता है वो सुसुप्त हो जाता है, जिससे उत्पादन क्षमता के ऊपर भी असर पड़ता है। अतः इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है कि कम से कम पुष्पण के समय तो इरिगेशन किया जाए। 2 इरिगेशन, एक 20 दिन के बाद, एक पुष्पण के आने के समय। इसमें वैसे बहुत ज्यादा खास इरिगेशन की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता इसके अंदर में नहीं है। जो और ऐसा खेत आप रखें जिसमें पानी का जमाव बिल्कुल ना हो, क्योंकि वैसा खेत जिसमें अगर पानी का जमाव होता है तो इसके अंदर में जो है विल्ट की प्रॉब्लम आती है और पौधे मर जाते हैं। तो पौधा में पानी चाहिए, लेकिन बहुत अधिक पानी इसके में और फसल की तुलना में कम नहीं लगता चाहिए। है। जी सर। सर पौधा लग गया, ठीक है, सिंचाई हो गई, और इसके बाद जब पौधा निकलने स्टार्ट हो जाता है तो सब अगर इसमें कीड़ा कौन सा सबसे ज्यादा लगता है और इसके लिए आप क्या करते हैं इससे बचने के लिए? देखिए, इसमें रोग की आवश्यकता तो वैसे बहुत कम होती है, बहुत कम ही आता है रोग। परंतु इसके अंदर में 2 रोग, एक तो आपका विल्ट हो गया, दूसरा जो फंजाई से होने वाला एक जनित रोग है, और दूसरा इसके अंदर में एक रोग आता है रस्ट का प्रॉब्लम आता है। तो इसके लिए आप किसान भाइयों को यही सजेस्ट करेंगे कि जब आप बुआई करते हैं तो पहली बात तो यह है कि बीज को उपचारित करके इसके में बुआई करें। दूसरा, आप कोई भी फंजीसाइड्स, ठीक है, आप इसके अंदर में स्प्रे कर दें, कोई भी बढ़िया वैरायटी का किसी भी कंपनी का लें फंजीसाइड्स को, उसको स्प्रे कर दें इसके अंदर में पुष्पण के आने से पहले। अच्छा, ठीक है। या पौधे के 20 दिन के होने के बाद भी एक स्प्रे आप अगर कर देते हैं तो पौधे के अंदर में इस तरह की जो समस्या होती है वो नहीं आ पाती है। तो 2-3 जैसे इल्ली का प्रॉब्लम होता है, इसके अलावा एफिड्स होती है, व्हाइट एफिड्स होती है, व्हाइट फ्लाई होती है, ये सारे इसके मुख्य जो है कीट पतंगे होते हैं। अगर इनको नियंत्रण करना है तो आप कोई भी जो इंसेक्टिसाइड होता है, जैसे मोनोसील हो गया, इंडेक्साकार्ब हो गया, इस तरीके का, या आप जो है इसके अंदर में एक पाइनियर का आता है, स्पाइनोसेड आता है, उसको भी स्प्रे करके आप जो है इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो सर आप अगर हम कोई भी किसान भाई अगर इसकी खेती करना चाहता है तो 1 एकड़ में सर कितना पौधा लग सकता है, ये इसके बारे में कुछ बताइए। 1 एकड़ के अंदर में अगर पौधे की संख्या की अगर बात करेंगे, प्रति हेक्टेयर के अंदर में जो अगर से प्लांट टू प्लांट और रूट टू रूट डिस्टेंस मेंटेन करके, तो लगभग आपका जो है इसके अंदर में पौधे आपके 24 से 25 हजार पौधे 1 हेक्टेयर के अंदर में पूरे आ जाते हैं। और अगर उपज क्षमता की बात किया जाए तो 1 हेक्टेयर से लगभग आपका जो है 15 से 20 कुंटल का जो है, खास करके जो संकर प्रजाति है उसमें जो है उपज क्षमता इसमें आपको मिलता है। और इससे मिलने वाला जो तेल होता है उसमें पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, जो आपके हार्ट के हेल्थ के लिए, खास करके हृदय रोग से जो भी संबंधित पेशेंट हैं उनके लिए सूरजमुखी का तेल एक वरदान है। और सूरजमुखी का जो बीज होता है उसके में मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक और ये सारी विटामिन्स बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए आज के युग में आपने देखा होगा कि जो सूरजमुखी का बीज है इसका प्रयोग महिलाएं जो है बहुत ज्यादा, डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं बहुत तरह, जैसे PCOS की एक समस्या होती है, अगर उनके अंदर में इनफर्टिलिटी या बांझपन की समस्या है, इस तरह के समस्या से निपटने में, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत फायदा होता है। इसलिए आप इसके बीज को तेल निकाल करके भी आप बेच सकते हैं, और आप इसके बीज को ऊपर का सेल हटा करके जो बीज होता है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका भी बहुत अधिक मात्रा में आपको जो है मुनाफा आपको मिल सकता है। अगर उस तरीके से मार्केट में बेचे तो और भी अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। आप घरेलू नुस्खे अगर करने हैं तो उसके लिए भी आप बीज यूज कर सकते हैं, और साथ में आप मार्केटिंग वगैरह भी करके भी बेच सकते हैं। तो इसके बीज का एक बहुत फायदा, इसका औषधि गुण बहुत है इसके बीज का। जी। तो सर इसमें जब पौधा लग जाता है, इसमें फूल कितने दिन में निकलना शुरू होता है सर? जैसे ये यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे स्टार्ट हो गया है शायद फूल निकलना। देखिए, इसका जो फूल है बुआई के बाद से लेकर के आपका जो है 60-65 दिन के अंदर में जो है इसमें फ्लावरिंग जो है शुरू हो जाती है। और ये पूरी जो फसल होती है वो लगभग आपका जो है 120 दिन 130 दिन का ये फसल पूरा आपका होता है। अलग अलग प्रजाति है, कुछ प्रजाति 4 महीने का समय ले लेती हैं, कुछ प्रजाति ऐसी होती हैं जो आपका 90 से 95 दिन में भी तैयार हो जाता है, तो प्रजाति के ऊपर निर्भर है।
सर आप किसानों को सूरजमुखी लगाने की सलाह देंगे या नहीं देंगे? देखिए, और अगर तिलहनी फसल के तुलना में देखा जाए तो इसमें एक फायदा आपको ये भी है कि इसमें इंटरक्रॉपिंग की भी फैसिलिटी है जी। अब इस फसल के बीच में मूली, इसी फसल के बीच में आप जो है धनिया, जी। ठीक है, इसी फसल के बीच में आप बथुआ, जी, इसी जी। चीज का इंटरक्रॉपिंग करके आप वो भी साथ में ले सकते हैं। तो आप इसमें आपका खेत के अंदर में सूरजमुखी का खेती के साथ साथ और इंटरक्रॉपिंग करके भी आप एक फायदा ले सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि सूरजमुखी के तेल जो मार्केट डिमांड है वो सरसों के तेल के तुलना में अधिक हो रहा है। जैसे जैसे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं जी। तो सरसों के तेल से जो है लोग अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि सरसों का तेल के अंदर में एक पाया जाता है एंटी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस, जिसको कहते हैं कि एक टॉक्सिक तत्व होता है जी। जो यूरिक एसिड होता है, जो गठिया और जो जोड़ों की जो दर्द होती है उसमें थोड़ा समस्या क्रिएट करता है और हार्ट के लिए थोड़ा सा समस्या है। तो ये हार्ट के लिए भी अच्छा है। दूसरी बात के किसान को लगाना, इसके में मेहनत लागत बहुत कम आता है। किसान इसकी खेती करके दूसरी फसल के ऊपर भी ध्यान दे सकता है, दूसरे फसल को भी अच्छे से वो अपना ग्रो कर सकता है। इसलिए हम किसानों को ये सलाह देंगे कि अगर आप चाहते हैं कि कम लागत में अच्छी खेती करें और अच्छा मुनाफा कमाएं, प्रति हेक्टेयर के अगर दर से देखा, प्रति एकड़ के दर से देखा जाए तो कम से कम 40 से 45 हजार रुपए का मुनाफा आपको जो है 3 से 4 महीने के अंदर में मिल जाता है। तो इसलिए किसान इसकी खेती कर सकते सर इसकी फसल करने के लिए कोई स्पेसिफिक मौसम है या हम हर टाइम कर सकते हैं? देखिए, ज्यादातर तो हम लोग भारत के अंदर में इसकी खेती जो है जायद के लिए करते हैं, खरीफ सीजन में जायद में करते हैं जी। लेकिन ये इसकी खेती आप तीनों सीजन में कर सकते हैं, रबी में भी, खरीफ में भी और जायद में भी। अच्छा। ये तीनों। इसको थोड़ा सा जो है गुनगुना और थोड़ा वार्म टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए जो ये खरीफ का जो सीजन होता है इसके लिए सबसे बेस्ट है, सबसे उपयुक्त है। वैसे आप जायद में और रबी में भी इसकी खेती आप कर सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा फल है, तीनों में कर सकते तीनों, हैं, हाँ। लेकिन बेस्ट है खरीफ सीजन। हाँ, बेस्ट है इसके लिए खरीफ सीजन है। सर। एक्चुअल में इसके लिए मिनिमम तापमान जो आपको चाहिए जी। वो 15 से 16 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम जो तापमान आपको चाहिए जी। वो 35-40 चाहिए। अच्छा। वो जो टेम्परेचर होता है आपका खरीफ सीजन के टाइम पे वो बहुत ही उपयुक्त होता है। उस समय आपका मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो इसके लिए उपयुक्त है वो मिल जाता है, इसलिए फसल उस टाइम पे बहुत ही अच्छी तरीके से उपज क्षमता इसकी आती है। ओके सर, ठीक है। तो किसान भाइयों, कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाना है तो सूरजमुखी की खेती जरूर करिए, क्योंकि इसमें हम लोग इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, एक साथ मल्टी क्रॉपिंग, और एक साथ बहुत सारी चीजों में आप मुनाफा कमाइए।